हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से हम जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में पूरा आपका जो जेनेटिक्स का मेंडेलियन पार्ट है, जो मेंडल ने जेनेटिक्स के लॉ दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, वो सारे अच्छे से स्टडी किए। इवन जो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, यानी मेंडल के बाद भी जेनेटिक्स पर जो भी नई नई चीजें डिस्कवर हुई, मॉर्गन का लिंकेज का कॉन्सेप्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये आपके दिमाग में आप क्लिक कर रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस चैप्टर के सेशंस अच्छे से देखें, है ना। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें समझ नहीं आता कि यार ये कौन से नए वर्ड्स हैं, क्योंकि जनरली बायोलॉजी का कैसा नेचर है, टर्म्स ना चैप्टर्स में रिपीट होती रहती हैं। बट जेनेटिक्स बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि जेनेटिक्स में जो टर्म्स हैं डीएनए आरएनए के अलावा वो जनरली कहीं और इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती, तो आपको सब कुछ नया नया सा लगता है। इसीलिए जेनेटिक्स को थोड़ा सा बार बार पढ़ना जरूरी है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि तब आपका ब्रेन सीख पाता है कि बेसिकली जेनेटिक्स में जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, डिटेल में जाना, समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने इस चैप्टर में लिए। लास्ट सेशंस में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा एंड लास्टली पेडिग्री एनालिसिस सीखा कि कैसे अगर एग्जाम में कोई पेडिग्री आ जाती है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो कौन से डिसऑर्डर की पेडिग्री है एंड कैसे फिर उसमें जीनोटाइप्स को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो होपफुली जो हमारा जेनेटिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो अब आप लोगों का एकदम पक्का हो गया होगा। बट बता देती हूं मैं आपको यहाँ पर कि अगर आप इस चैप्टर को यहीं पर रख दोगे और सीधा एग्जाम टाइम पर उठाओगे तो आपके दिमाग से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा बच्चों। आपको मुश्किल से 30-40% चीजें याद आएंगी, बाकी सब भूल जाओगे। फिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिटेल लेक्चर्स दोबारा देखो। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जेनेटिक्स को हर 15 दिन में चाहे आप 10-20 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन ही करो, बट करो, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो पहले वाले चैप्टर में हमने जो सीखा, अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या सीखना है? चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। भाई इससे पहले वाले चैप्टर में तो हमने इनहेरिटेंस के पैटर्न देखे कि कैसे जीन और एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि फाइनली क्या फिनोटाइप आएगा, क्या जीनोटाइप होगा, ये सारी चीजें सीखी। यहां पर आपको जो जेनेटिक्स से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, यू नो व्हाट इज द मेन मॉलिक्यूल? डीएनए। उन डीएनए प्लस डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए से जो प्रोटीन चेन्स बनती हैं, उन सारी चीजों को समझना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, जैसे तुम इसको यूं समझो, अगर तुम प्रैक्टिकली समझना चाहते हो कि जैसे मैं बायो की कोई भी चीज की बात करती हूँ कि सेल, तो यू नो कि भाई सेल का मतलब होता है कि स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से बना है, उसमें एक मेम्ब्रेन है, अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल है तो थोड़ी अलग टाइप की है। तो यू कैन इमेजिन ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं प्रोटीन क्या है भाई, तो सब बोलोगे कि मैम प्रोटीन जो है ना वो अमीनो एसिड्स की चेन है। मैं पूछ लूं अमीनो एसिड क्या है, तो भी तुम्हें पता है अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था कि एक अल्फा कार्बन होता है, उस पर अमीनो एसिड वगैरह ग्रुप अलग अलग जुड़े रहते हैं, है ना। मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज क्या है भाई, तो आपको पता है C6H12O6, तो उसके बेसिक एलिमेंट पता है ना आपको कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जुड़ने से बना है। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई बताओ मुझे डीएनए क्या है, तो ये बात तो सबको पता होती है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी सेल की जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसको डीएनए डिसाइड करता है। बट केमिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई डीएनए क्या है, तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में, या अगर बैक्टीरिया की बात करें तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं, वो यूकैरियोट्स में एक नेटवर्क बना के रखते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ये भी शायद तुम लोग बता दोगे जिसने अभी तक के सेशंस में सेल अच्छे से पढ़ा है मुझसे, है ना। फिर मैं बोलूं कि अच्छा क्रोमोसोम्स क्या है, तो वो भी तुम्हें पता है कि भाई ये जो क्रोमैटिन, ये जो मैम धागों जैसा नेटवर्क दिख रहा है ना हमको सेल में, अगर इसमें से हर धागा कंडेंस हो जाए, अलग अलग हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो वो जो कंडेंस फॉर्म में आपको दिखेगा वो क्रोमोसोम है ना, जिसमें आप बनाते हो एक क्रोमेटिड और उससे जुड़ा हुआ दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, 2 कॉपीज होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, क्रोमोसोम भी हमें समझ में आ गया। पर ये भी पता है हमको, ये भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अगर हम इस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम खुद एक्चुअल में डीएनए का बना हुआ है। इतनी बेसिक नॉलेज भी हमें अभी तक हो चुकी है कि भाई ये जो क्रोमोसोम है ये एक्चुअली में डीएनए है, बट डीएनए अकेला नहीं है, बल्कि डीएनए कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से इसमें एकदम पैक, कंडेंसली पैक हो रखा है। ओके,
पर अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बच्चों मुझे तो ये डीएनए निकाल कर अलग करके बताओ कि ये डीएनए एग्जैक्टली क्या है, तो फिर तुम्हें नहीं एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पाएगा जब तक कि इस चैप्टर का बेस हम नहीं सीखेंगे। थोड़ा सा हमने बायोमॉलिक्यूल्स में सीखा था, इफ यू रिमेंबर, कि हम हमेशा कहते हैं डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। डीएनए एक बहुत लंबा पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है भाई? कोई चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मोनोमर क्या है? तो थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल में मैंने तुम्हें बताया था कि डीएनए या आरएनए का जो मोनोमर है, एक सिंगल मोती है जिनसे ये पूरी चेन बनेगी, वो कौन है? वो है न्यूक्लियोटाइड। नया वर्ड तो नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। अगर किसी ने नहीं देखा बायोमॉलिक्यूल्स का सेशन तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। बट इतना सा याद रखो कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है। जैसे प्रोटीन एक पॉलीमर है, डीएनए भी एक पॉलीमर है। प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड, डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड 3 अलग अलग यूनिट से मिलकर बनता है, और फिर ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन ऑफ डीएनए बना देते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक चेन नहीं होती बल्कि 2 चेन्स होती हैं और दोनों एक दूसरे पर हेलिकली ऐसे कॉइल्ड रहती हैं, ठीक है। तो हल्का सा हमें डीएनए का बेसिक आइडिया लग रहा है क्या, कि डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, उसका जो मोनोमर है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है जो हम सीखेंगे आगे, ओके। और जब ये आपस में जुड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो उसी से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बन रही हैं उन्हीं से बनता है डीएनए। हल्का सा आइडिया लगा। तो ये एग्जैक्टली कैसे बना, वो 3 केमिकल जुड़ के न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है, जब वो आपस में जुड़ के डीएनए को बना रहे हैं तो क्या डायमेंशंस वहां पर हैं, ये सारी चीजें ही आपको इस चैप्टर के शुरुआत में सीखनी है। तो इस चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, द डीएनए, इस टॉपिक में हम 3 चीजें सीखेंगे। क्या 3 चीजें सीखेंगे? एक तो हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सीखेंगे कि डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो सब मैंने बोला ना, न्यूक्लियोटाइड के 3 केमिकल, इन सब के बारे में सीखेंगे। प्लस फिर हम सीखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल, जिसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। इससे पूरी मिस्ट्री रिवील हो गई थी। इससे पहले जेनेटिसिस्ट को समझ नहीं आता था कि डीएनए में एग्जैक्टली चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, क्या डायमेंशंस हैं। बट इन्होंने ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ना वॉटसन एंड क्रिक ने, आपको ध्यान है इस यूनिट की शुरुआत में हमने 2 साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। देखो आप पन्ने पलट के जरा, वॉटसन एंड क्रिक का ही है वो। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले दुनिया के सामने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में दिया। अच्छा हाँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद आई बच्चों, अभी कल ही न्यूज़पेपर में ना मैंने एक बहुत मोटिवेशनल से एक छोटा सा आर्टिकल था, बिल्कुल छोटा सा, उसमें एक ट्री की फोटो बनाई हुई थी, मतलब ट्री क्या, प्लांट की फोटो बनाई हुई थी। वो प्लांट ऊपर तो बहुत कम ग्रो कर रहा था, पर नीचे उसकी रूट्स ना फैलती जा रही थी। तो उस एक पिक्चर थी और उस पिक्चर में ऐसा लिखा था कि कई बार हमारी जो सक्सेस है वो हमें दिखाई नहीं देती है, बट वो काफी हमें हेल्प कर रही होती है अपनी पकड़ बनाने में। और उसे कोरिलेट किया था वॉटसन एंड क्रिक से, कि जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल पे वर्क करना शुरू किया था ना, तो उन्हें शुरू में रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। जैसे वो प्लांट ऊपर ग्रो ही नहीं कर रहा, बट नीचे अंडरग्राउंड हमें दिख नहीं रहा, रूट्स फैलती जा रही हैं, तो उनको बार बार उनको फेलियर मिल रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। बट जब उन्हें फाइनली, मतलब वो जो उनके फेलियर्स थे ना, वो उनकी पकड़ बना रहे थे, उनकी जड़ बना रहे थे। और जब फाइनली ये डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने आया और उसने इतनी बड़ी मिस्ट्री रिवील की, तो दे वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1953। 1953 में उन्होंने ये मॉडल दिया था एंड आई थिंक नोबेल प्राइज 1962 में मिला था। आप देख लेना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो शुरू में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पर, ठीक है। तो उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला और आज तक पूरी दुनिया उनका नाम याद रखती है ना। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि हम मेहनत करते जाते हैं बट हमें रिजल्ट ही नहीं मिलता उस चीज का, और वो एकदम से, मतलब अगर हमने हार ना माने और उस पर एफर्ट्स करते रहें तो कहीं ना कहीं वो हमारी नींव पक्की कर रहा होता है, और फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो दुनिया जरूर देखती है ना। बट वो सिर्फ तभी होगा जब हम हार नहीं मानेंगे। अगर हम बीच में ही हार मान लेंगे, हमें लगेगा कि नहीं यार हमारे तो बस की बात नहीं है, तो हो सकता है जो सक्सेस हमें मिलने वाली थी वो ना मिले, ठीक है। दुनिया में 10% लोग ही ऐसे हैं जो इस फेज को क्रॉस कर जाते हैं, 90% तो बीच में ही हार मान जाते हैं बच्चों। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें 90% में रहना है या 10% में रहना है, ठीक है। तो चलो इस मोटिवेशनल बात के साथ ही हम हमारा ये चैप्टर भी शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, एक सेकेंड जरा। इस चैप्टर में हमें पहले तो डीएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डीएनए में 3 चीजें पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें। एक तो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बताऊंगी,
देन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हम देखेंगे, और उसके बाद बच्चों हम डबल हेलिक्स मॉडल के बाद यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये भी हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या सीखेंगे हम? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि डीएनए एकदम हाईली कंडेंस फॉर्म में बना, तो ये कैसे बना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर में इतनी सी चीजें हैं। दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी चैप्टर। पूरी बायोलॉजी का जो सबसे लंबा चैप्टर है ना आपका 11th-12th में मिलाकर, वो यही चैप्टर है। बट इससे घबराना नहीं है हमें, ठीक है। लंबा है तो होगा, हम में भी कौन सा कम जज्बा है, हम भी पढ़ेंगे एक एक चीज को और पूरा अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में जेनेटिक्स से अकेले 12 से 13, 15 क्वेश्चन तक भी आप मान सकते हो आते हैं। तो यानी, और क्योंकि जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स में से ये ज्यादा लंबा है, 2-3 क्वेश्चन इवोल्यूशन से आते हैं, 4-5 क्वेश्चन मेंडेलियन से आते हैं और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो आप 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर से मान सकते हो। तो अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर आपका नीट में 30 से 40 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रटने की चीजें नहीं है बच्चों। सबसे अच्छी बात, बस एक ये थ्योरेटिकल टॉपिक लास्ट में आएगा HGP, बाकी सब चीजें समझने की है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सर्च, कि कैसे ये प्रूफ हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लोग सोचते थे यार जेनेटिक मटेरियल क्या पता आरएनए हो, क्या पता प्रोटीन हो, तो कैसे प्रूफ हुआ, उसके एक्सपेरिमेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे। हर साल क्वेश्चन आता है एक न एक एक्सपेरिमेंट्स में से। देन डीएनए के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ आरएनए के बारे में है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स दूंगी। जो 3 तरह के आरएनए सेल में प्रेजेंट होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, तीनों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा उलझते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पूरा चैप्टर पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देना मुझे बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। रेप्लिकेशन का मतलब तो तुम सभी जानते हो, जेरॉक्स कॉपी होना, डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। वो हमें सीखना है कैसे बनता है। जो हम सेल साइकिल में एस फेज पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि क्रोमेटिड ने अपने जैसा सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया, हालांकि वो अलग नहीं हुआ, उसी से चिपका हुआ है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अभी भी एक है, पहले भी एक था, बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। वो हम इसी प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं बच्चों, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इस चैप्टर में आपको उस रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म समझना है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कभी भी हमारे डीएनए के किसी भी जीन को खुद को एक्सप्रेस करना होता है, मान लो दिस इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये एक जीन है, तो जब भी इसको खुद को एक्सप्रेस करना होता है तो ये कैसे एक्सप्रेस करता है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तुम्हें बताया था कि डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा तब भी तो देखा था कि जैसे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनानी है तो उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी, उसने कोडोन्स बनाए आरएनए की फॉर्म में और फिर उससे प्रोटीन बना, है ना। तो ये जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है ना बच्चों, इनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बहुत आसान है, हम बहुत जगह बायो में क्रिप्ट वर्ड पढ़ते आए हैं। क्रिप्ट यानी हिडन, क्रिप्टोगेम्स, ऑर्किड, क्रिप्टॉर्किडिज्म, क्रिप्ट यानी हिडन। डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसे वो कोडोन्स की फॉर्म में हिडन, क्रिप्ट कर देता है। जैसे हम बोलते हैं ना एनक्रिप्टेड आता है, कई बार आपने देखा होगा चीजों पर लिखा होगा कि एनक्रिप्टेड है, इसमें कोड्स की फॉर्म में चीजें लिखी हुई है जिससे हर कोई ना पढ़ सके। तो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन आई तो जो भी प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी सेल में है, रिमेंबर प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को, और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें प्रोटीन बनाना है, वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं। किसी भी एनक्रिप्टेड चीज को हैक करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसी को तो ट्रांसलेशन बोलेंगे ना। तो मैंने बहुत बार देखा है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये ट्रांसक्रिप्शन है या ये है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आपको उलझना नहीं है। डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन कोडोन्स, कोड्स में छुपा दी, तो वो तो क्या हुआ, क्रिप्ट यानी ट्रांसक्रिप्शन। और उन कोड्स को पढ़ के प्रोटीन चेन बना ली, तो वो क्या हुआ, उन कोड्स का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये कैसे होता है, बट जितना आसानी से मैंने बोल दिया ऐसे नहीं होता, इसका पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती हैं, दैट वी विल स्टडी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आएगा जेनेटिक कोडोन्स, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम सीखेंगे। एंड लास्ट में 3 टॉपिक्स और हैं बच्चों यहाँ पर। एक तो रेगुलेशन मैकेनिज्म, इसमें अगर आप इस नाम से नहीं पहचान रहे तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें पता होगा। लेक ऑपेरॉन से नीट में कई क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड्स में भी एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। तो लेक ऑपेरॉन,
देन एक थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट जिससे हम पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सके, उसके बारे में डिटेल में दिया है। एंड लास्टली, आजकल तो बहुत चलता है, कोई भी सीरियल हो, कोई भी वेब सीरीज हो, तुम लोग देखते होंगे, उसमें डीएनए टेस्ट करवाना है, भाई डीएनए टेस्ट करवा लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो जो डीएनए टेस्ट है उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है ये वाले फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट का मतलब डीएनए को, डीएनए की जो सीक्वेंस है उससे पहचानना कि ये किसी भी क्राइम सीन पर जो ब्लड मिला वो किसका ब्लड है, ए पर्सन का है, बी पर्सन का है, किसका है। तो डीएनए की मैचिंग को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या शॉर्ट में जिसको तुम कहते हो डीएनए टेस्ट। ठीक है, वो भी आपको इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। हालांकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत हद तक बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर आता तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आता, बट अगर इस चैप्टर में दिया है तो हम इसी चैप्टर में इसको साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर में वी हैव टू कवर। तो आर यू रेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर, है ना? एकदम अच्छे से पेशेंस के साथ 1 बाय 1 पढ़ना, ये सोच के मत पढ़ना चैप्टर कब खत्म होगा, समझ के पढ़ो चीजों को। अगर हमेशा क्वालिटेटिव मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिटी पर ध्यान दिया करो, क्वालिटेटिवली स्टडी किया करो। अगर आप क्वालिटी पर ध्यान दोगे, ऐसा नहीं हम सब कुछ दुनिया भर की चीजें जान लें और याद हमें उसमें से इतनी सी भी ना रहे, तो दैट इज अ रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्टडी। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं मिल जाएगी। जितना लिमिटेड चीजें हैं उन्हीं को समझ के पढ़ो, कहीं से भी उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, इस तरह से पढ़ो। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक इसका है द डीएनए, है ना? बट उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है, वो देख लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न्ड द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। हमें पता है कि मेंडल को अवार्ड इसलिए नहीं मिल पाया था कोई भी, क्योंकि मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे वो फैक्टर थे जीन, और मेंडल के टाइम पर क्रोमोसोम्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई है 1900 के बाद, जब माइक्रोस्कोपी एडवांस हुई थोड़ी। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 years सोचो, और माइक्रोस्कोपी एडवांस मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद हो तो आपको, 1856 से 63 के बीच में 7 साल तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना? फिर उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बोला कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल आया है, जो मिस्ट्री रिवील हुई है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ये आया 1953 में बच्चों। तो हो गए ना लगभग 100 years तक मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, 1900 में हमें आइडिया तो लग गया कि वो फैक्टर जीन है, क्रोमोसोम्स पर हैं, जो कि डीएनए का ही एक फॉर्म है, बट वो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है वो समझ में आया इस मॉडल के बाद। ओवर 100 years द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, प्यूटेटिव यानी जिसके बारे में किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था, प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड। सबने अलग अलग अंदाजे लगाए कि ये होगा वो होगा, एंड देन इट कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है एक तरह से समापन, किसी चीज का एंड। तो एंड क्या निकला इस पूरी रिसर्च का, इन द रियलाइजेशन दैट ये समझ में आ गया दुनिया को कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे कि साइंटिस्ट को कंफ्यूजन रहता था कि 3 लॉन्ग पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं सेल में, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो ये तो पता था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, बट वो कौन है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, ये कंफ्यूजन रहता था। तो ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हुआ। एक तो 1953 में ये मॉडल आया, प्लस इससे जस्ट 1 साल पहले बच्चों 1952 में हर्शे एंड चेस का एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उन्होंने ये प्रूफ करा था कि भाई डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जैसे उन्होंने ये प्रूफ किया, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर रिवील कर दिया। ठीक है, देन इसमें जो बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम इसमें जो ईयर्स हैं वो हमें याद नहीं रहते, तो नॉर्मली है ना, आपको ईयर्स के लिए बहुत स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं होती। मैंने नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि तुम्हें 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग ईयर्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ सही ईयर कौन सा है ना? कोई बहुत ही रेयरली ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, वरना नहीं बनता। बट हाँ, थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, तो आप चीज़ों को ना थोड़ा सा कोरिलेट कर पाते हो। ठीक है, इसी में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, एक चीज़ और बताती हूँ तुम्हें कि मेंडल ने तो अपना वर्क इस समय किया था, है ना? फिर 1859 की बात है बच्चों, मेंडल के ही वर्क के, 1869 की बात है। 1869 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, है ना? ऐसा नहीं है डीएनए 1900 के बाद जाके डिस्कवर हुआ, डीएनए की डिस्कवरी 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने ही कर दी थी। ये देखो, ये जो आपका द डीएनए वाला
टॉपिक है ना, इसमें आगे आप 2-3 पेजेस आगे जाना तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है ना, ये रही वो लाइन कि 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, बट डीएनए नाम नहीं दिया था उन्हें नहीं पता था कि ये कोई न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दो। उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिला है, और उन्होंने उस एसिडिक सब्सटेंस को नाम दे दिया न्यूक्लिन, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियस में मिला था तो उन्होंने उसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। बाद में एल्टमैन ने, एक दूसरे साइंटिस्ट से इसमें नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला था कि भाई वो जिस न्यूक्लिन की बात कर रहे हैं ना उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड। फिर और रिसर्च हुई, तब दुनिया के सामने आया कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड तो 2 तरह के हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो एक तरह से डीएनए सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुआ था? एज डीएनए नहीं हुआ था, एज न्यूक्लिन आइडेंटिफाई हुआ था 1869 में, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड डीएनए एट फर्स्ट। पर अगर उस समय ये सब समझ में आ जाता कि यही डीएनए क्रोमोसोम है ना, देखो अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो टाइम है 63-69, तो उसी टाइम पर मेंडल को उनके वर्क का क्रेडिट मिल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया था इस अप्रोक्सीमेटली इस समय के आसपास कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहे हम, देखो यहाँ पर आपको पता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरियल सेल, उसके पास भी डीएनए है, यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है। तो सेल में तो हमेशा डीएनए ही होता है बच्चों, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो या हमारी सेल हो, सेल में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। बट अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस 2 तरह के होते हैं, या तो वायरसेस में प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए होता है, या तो वायरसेस में प्रोटीन कोट के अंदर आरएनए होता है। तो इसलिए यहां पर लिखा है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ना कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बल्कि आरएनए है, उन्हीं को आप कहते हो आरएनए वायरस। ठीक है, बाकी अगर आप उन आरएनए वायरस को हटा दो तो दुनिया में और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है बच्चों, मतलब ये जो हमारे प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात कर लेते हैं बी स्पेसिफिक, तो इनमें हमेशा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बाई चांस ये लाइन आ जाए कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसको इंक्लूड नहीं किया गया और ऑप्शंस में आ जाए वायरस एंड बैक्टीरिया, तो वो गलत है। बैक्टीरिया तो मेजॉरिटी में ही आते हैं, बैक्टीरिया में तो हमारी तरह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आपने कभी सुना है आरएनए बैक्टीरिया? नेवर। बैक्टीरिया तो हमारी तरह जेनेटिक मटेरियल क्या रखते हैं? डीएनए। वो वायरस है जिनमें डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नहीं भी सीखा आपने तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो 2 तरह के जो न्यूक्लिक एसिड्स दुनिया के सामने आए उसमें से एक है डीएनए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। ठीक है, नहीं पता है बाई चांस तो प्लीज याद रखना, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यहाँ पे एक वर्ड का फर्क है, डीऑक्सी एडिशनली लगा है, क्यों वो हम अभी केमिकल स्ट्रक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो दीज आर 2 न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स। ओके, डीएनए एक्ट एज द, दोबारा आइए लाइन, डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगेन मोस्ट आया है, ऑल नहीं आया। ठीक है, क्यों? बिकॉज आरएनए दो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसका मतलब हमारे में क्या करता है बच्चों आरएनए? क्या हमारी सेल में आरएनए नहीं होता? हमेशा होता है। आरएनए तो हर सेल में होता ही होता है ना? तो ये आरएनए हमारे में क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए? तो ध्यान रखना, इट मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। RNA has additional roles as well. It function as adapter, structural molecule and in some cases catalytic molecule. किसको याद है बायोमोलिक्यूल्स में हमने एक लाइन पढ़ी थी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैंने बताया था आपको कि वैसे तो हम एंजाइम्स को बोलते हैं दे आर प्रोटीन, बट ऑलमोस्ट ऑल क्यों लगाया? ऑल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं, कुछ केसेस इक्के दुक्के ऐसे हैं जहां पर एक न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो वो डीएनए नहीं है, वो आरएनए है। आरएनए कुछ केसेस में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ओके, तो आरएनए के इतने सारे रोल्स हैं बच्चों। आरएनए कुछ वायरसेस में तो जेनेटिक मटेरियल है,
इन सम वायरसेस, ऑल वायरसेस नहीं उसमें भी, है ना। बाकी हम सब में आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम करेगा, आप पढ़ोगे एमआरएनए में, ठीक है। अडेप्टर आरएनए की तरह काम करेगा टीआरएनए में, समझाऊंगी कैसे। स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह काम करेगा एमआरएनए में बोल सकते हो, या आरआरएनए में बोल दो, क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम्स को बनाता है, और यही आरआरएनए कैटालाइटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला, क्योंकि आरआरएनए इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, याद है या ये भी भूल गए तुम लोग। वेरी फर्स्ट चैप्टर सेल में बताया था मैंने, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स किसके बने होते हैं, आरआरएनए प्लस प्रोटीन के। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और राइबोसोम बने भी प्रोटीन के होते हैं अलोंग विद आरआरएनए, ठीक है, क्लियर। In class 11th you have already learned the structures of nucleotide and the way these monomers units are linked to form। ये सब 11th में बायोमॉलिक्यूल में भी था, बट मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि मैं ये चीज़ जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी, तो हम यहीं पढ़ेंगे, तो इस लाइन को पढ़ के चिंता मत करना कि मैम हमें याद नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। इन दिस चैप्टर, इसमें बताया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics। जेनोमिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जेनेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम को स्टडी करते हैं कि उसमें कितने जीन हैं, कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर है ना, कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं जेनोमिक्स में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, वो इसी का पार्ट है। In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे, मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। पूरे लिविंग वर्ल्ड में मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल कहा गया है बच्चों डीएनए को। मैंने तुम्हें कहा ना, पूरा ये जो हमारी मेडिकल साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पूरी डीएनए के इर्द गिर्द घूमती है। आजकल तो वैक्सीन्स भी बन रहे हैं, डीएनए वैक्सीन, है ना। ये जो कोविड के लिए वैक्सीन बने वो डीएनए वैक्सीन ही तो थे, मतलब कैसे वो बनेंगे, हालांकि कोरोना एक आरएनए वायरस है, बट फिर कैसे उसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी लगाकर आरटी-पीसीआर ये सब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें इस चैप्टर के दौरान मैं बीच बीच में कहीं कहीं दूंगी, इसमें भी और बायोटेक में भी, ठीक है। सो डीएनए इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज द, एक और चीज, मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। वैसे तो दो जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट अबंडेंट कौन है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, और वो कौन है, डीएनए, एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप विद आरएनए, ठीक है। तो ये कहने के लिए छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, बट इसमें मैंने तुम्हें बता दिया अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए भाई। तो सबसे पहले जानते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल डीएनए के बारे में। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, ये बात मत भूलना, लॉन्ग पॉलीमर है, लंबी चेन है, किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ये इसका मोनोमर है बच्चों। आप पूरा याद नहीं रख पाओ तो अभी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड वर्ड भी याद रख लो, चलेगा। न्यूक्लियोटाइड, बस उस न्यूक्लियोटाइड में अगर वो आरएनए का होता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, अगर वो डीएनए का मोती है तो उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, ठीक है, इतना सा फर्क है। तो आप तो अभी न्यूक्लियोटाइड वर्ड भी याद रखोगे तो इट्स ओके, ओके। हाँ, अब सबसे पहले इन्होंने शुरुआत में एकदम से डीएनए का स्ट्रक्चर ना डिस्कस करके कुछ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की लेंथ की बात की है बच्चों, कि डीएनए की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एक बहुत लंबी मोतियों की माला है, तो तुम यही तो पूछोगे मैम इतनी कितनी लंबी, कितने मोती हैं उसमें, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक मोनोमर है ना, एक मोती है ना। तो अगर हम डीएनए की लेंथ का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो हमें अगर एक आइडिया हो जाए कि उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वी कैन इजीली गेस, है ना। तो लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे डिफाइन किया जाता है, एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, देखो, अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें ना, डिफाइन करें लेंथ ऑफ डीएनए को, तो लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर। अब एक चीज समझना बच्चों, तुम यहाँ पर ब्रैकेट में ये क्या लिखा है इन्होंने, कि मैं तुम्हें कह रही हूं कि डीएनए में इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। अब डीएनए आपने ज्यादातर जगह डबल स्ट्रैंडेड पढ़ा है ना, तो इसका मतलब दो चेन्स है ना, और दोनों आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे कॉइल्ड हैं दोनों। ये जो दो चेन मैंने सिंपल वे में बनाई है, ये दोनों आपस में ऐसे सांप की तरह लिपटी हुई हैं, हेलिकली लिपटी हुई हैं, डबल हेलिक्स, है ना, इसलिए हम डीएनए को डबल हेलिक्स बोलते हैं। तो ये जो दो चेन हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं मैंने,
और ये भी न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। जब इन दो चेन को आपस में जुड़ना होता है ना, तो आमने सामने के जो मोती होते हैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, हम पढ़ेंगे कैसे। ओके, तो क्या ये एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये एक और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये एक और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि लेंथ ऑफ डीएनए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 20 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो तुम सोचो कि 20 का मतलब ऐसे 20 जुड़े हुए हैं, तो वो तो गलत हो गया ना। अगर मैं बोल रही हूँ 20 न्यूक्लियोटाइड तो इसका मतलब 10 यहाँ है 10 यहाँ है, तो ज्यादा सही क्या था बताना, मैं ऐसा बोलूं कि उस डीएनए में 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड हैं, तो लेंथ का अंदाजा थोड़ा अच्छे से लग पाएगा। ओके, तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्यादा सही है बोलना इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है क्या बच्चों, या नहीं होता, कहीं भी नहीं पढ़ा हमने। या कुछ बच्चे तो हमेशा मुझे आंसर देते हैं कि मैम बैक्टीरिया में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूं कि बैक्टीरियल सेल में सिंगल डीएनए होता है, यानी एक डीएनए होता है, वो क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड नहीं होता, बट है तो वो डबल स्ट्रैंडेड ही। हमारे में यूकैरियोट्स में डीएनए बहुत सारे क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड रहता है और वहां भी डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, डीएनए को आपको हमेशा बच्चों डबल स्ट्रैंडेड ही बनाना है, इस बेसिक को मत भूलना, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। हाँ, यहां हम बोलते हैं सिंगल डीएनए। सिंगल डीएनए का मतलब एक डीएनए है। बैक्टीरिया में एक से ज्यादा डीएनए नहीं होता। डीएनए इज नॉट डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो कहीं है ही नहीं मैम, इसका मतलब बिल्कुल है। बहुत कम एक्सेप्शनली कुछ वायरसेस में, जो डीएनए वायरस होते हैं उनमें से कुछ वायरसेस में अगर ये एक डीएनए वायरस है, तो मोस्टली तो बच्चों डीएनए वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ध्यान रहेगा क्या? एक मिनट जरा रुको, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ कि वैसे तो वायरसेस में अगर मैं बात कर रही हूँ डीएनए वायरस की, तो डीएनए वायरस में भी डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ वायरस होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ध्यान रहेगी ये बात। तो बस ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। दिस इज द एक्सेप्शन ओनली, जहां पर डीएनए डबल नहीं बल्कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है क्या? तो उस केस में मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकती हूँ इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर, है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम बोले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में। ओके, तो डीएनए को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मोर एप्रोप्रिएटली यू शुड कॉल पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या कहना चाहिए हमको? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और आगे तुम अभी सीखोगे बच्चों कि जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको कहा ना कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 यूनिट्स होती हैं, इसमें 3 चीजों से बनता है, ये भी 3 चीजों से बनता है, ये भी। हर न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उन केमिकल्स में से एक होता है नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, ATCG, है ना। तो वो जो बेस होते हैं वो एक्चुअली में आपस में जुड़ते हैं, तो मैं इन दोनों को बेस पेयरिंग भी बोल सकती हूँ। ये जो आपस में दोनों जुड़ गए, दिस इज अ बेस पेयर। तो कई बार पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या बोल दिया जाता है? बेस पेयर बोल दिया जाता है। पूरे चैप्टर में है ये वर्ड, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, तो और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट। आपसे बोल देंगे कि एक डीएनए में इतने बेस पेयर्स हैं, बताओ डीएनए की लेंथ क्या है। हम सीखेंगे आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट इन सारे वर्ड्स का अंदाजा लग गया, तुम्हें आइडिया लग गया। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर स्पीशीज में फिक्स होता है कि उसका डीएनए कितना लंबा होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, अब कितने बच्चे सोचते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है? नहीं, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है बच्चों। और ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? डीएनए वायरस होते हैं। एक बैक्टीरियोफेज इसी चैप्टर में आगे आएगा, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, वो आरएनए वायरस है।
अदरवाइज बैक्टीरियोफेज कैसे हैं, याद करो 11th में दो डायग्राम थे, टीएमवी का और एक बैक्टीरियोफेज का। तो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस तो आरएनए वायरस है और बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज में अगर हम, बैक्टीरियोफेज के नाम ना बहुत अजीब अजीब से होते हैं, जैसे एक बैक्टीरियोफेज का नाम है ये, बैक्टीरियोफेज का नाम है ये 5x174, ठीक है। इसमें ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो उस डीएनए में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5386, ओके। अगर जैसे मान लो 4 फिगर्स आ जाए अलग अलग, तुम्हें पहचानना हो तो तुम थोड़ा सा कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे इसमें 5 + 3 8 है ना, तो 5386 वाला फिगर सही है। बाकी ये जरूरी नहीं है ट्रिक काम करे, आपको उस समय क्या याद आए, बट अगर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। देन एक और बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल लिया है लेमड़ा, उस बैक्टीरियोफेज का नाम है लेमड़ा, ओके। इसमें लिखा है 48502 बेस पेयर, यानी यहां पर डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। ये कैसा डीएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड था। यहाँ पे भी देखो 48 + 2 50, 48502, 4852, ठीक है, ओके। देन ये तो दो एग्जाम्पल हो गए वायरस के। अब अगर हम बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल लें तो मोस्ट कॉमन हम जिस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, इसमें कितने बेस पेयर हैं, देखो जरा बैक्टीरिया के वायरस के कंपैरिजन में कितना लंबा है ये इसका डीएनए, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। इसके पास 4 × 10⁶ यानी लगभग 4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, यानी ऐसे 4 मिलियन पेयर्स बनाने हैं आपको। ये बैक्टीरिया के डीएनए की लेंथ है, ठीक है। हमारा तो इससे भी लंबा है क्योंकि प्रोकैरियोट से ज्यादा बड़ा बैक्टीरिया डीएनए किसका है, यूकैरियोट्स का। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट दिया है बच्चों यहाँ पर। अगर हमारे, हम टोटल 46 क्रोमोसोम्स में नहीं देख रहे, जो हमारे हैप्लॉइड सेट हैं 22 तो ऑटोजोम है, एक एक्स एक वाई, तो हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब हमारे 24 क्रोमोसोम्स, ना कि एग्जैक्ट, मतलब वैसे आपसे पूछे ह्यूमंस में हैप्लॉइड नंबर क्या है तो 23, बट अगर हमारे डीएनए की कंटेंट की बात हो रही है तो हमने उसमें एक्स वाई और 22 ऑटोजोम्स का डीएनए इंक्लूड करके दिखा है ना। तो हमारे पास हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, यहाँ 10⁶ बेस पेयर थे, यहाँ 10⁹ बेस पेयर हो गए, ठीक है। तो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स हो गए, क्या बिलियन ही होगा क्या, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, ज्यादा ही होगा शायद, ओके। तो ये आपको तो बस पावर में याद रखना है। तो आपको 3 अलग अलग वायरस, मतलब ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की लेंथ याद रखनी है। एक वायरस की, वायरस में 2 याद कर लेना, एक 5 × 174 की, एक लेमड़ा की, ठीक है। फिर बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट्स में आपको ई कोलाई के डीएनए की लेंथ याद रखनी है, और यूकैरियोट्स में ह्यूमन के डीएनए की लेंथ याद रखनी है, ठीक है। ह्यूमन के डीएनए में बी स्पेसिफिक हमारा जो हैप्लॉइड कंटेंट है बच्चों, वो तो है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर मैं तुमसे पूछ लूं हमारा डिप्लॉइड कंटेंट बताओ, तो इसका डबल हो जाता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। ये हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम्स की मिलाकर लेंथ है ना। हम बोलते हैं ना कि डीएनए इज डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम, तो अगर हम हर क्रोमोसोम का डीएनए निकालते जाएं और उसको जोड़ लें पूरा लंबा, या उनके उनके बेस पेयर्स को काउंट कर लें, तो हमारे सारे 46 क्रोमोसोम्स में इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को, ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब हम इस डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को जानते हैं, कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर तो है, और ये बना है एक न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे ये एक मोती इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को। ये न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली कैसे बना, और फिर आपस में कैसे जुड़कर इन्होंने एक लंबी चेन को बनाया, फिर 2 चेन आपस में कैसे जुड़ी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। पढ़ें आगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो यहां पर लिखा है बच्चों, लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब जरूरी नहीं है वो डीएनए की चेन हो, वो आरएनए की चेन भी हो सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो मैं आपको कह रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में जुड़कर एक चेन बनाई है, तो ये चेन में अगर 2 चेन आपस में जुड़ गई, अभी चलो उसकी बात नहीं करते, तो हम एक ही चेन की बात कर लेते हैं एक बार। ये एक चेन डीएनए की भी हो सकती है, और यही एक चेन आरएनए की भी हो सकती है। दोनों चेन्स का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस के साथ। वो क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर सीखने हैं, ठीक है। तो
अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। शुरू में कहा था मैंने तुम्हें कि जो एक मोती है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक्चुअली 3 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से 3 केमिकल्स, यहां से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैंने इसके लिए कुछ चार्ट्स बनाए हैं, आप उन्हें समझो कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, इसके 3 केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। एक केमिकल होता है इसमें पेंटोस शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ऑलवेज डू रिमेंबर कि एक मोती यानी एक न्यूक्लियोटाइड 3 अलग अलग ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। और वो कौन से ग्रुप्स हैं, उनमें एक तो शुगर बैठी हुई है, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। ये जो पेंटोस शुगर है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कैसा जरा देखना, इसमें एक एंड पर है ऑक्सीजन, यहां पर उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एक कार्बन हमेशा इस रिंग के बाहर है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर है तो ये 5 एंड वाली रिंग, बट एक जगह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसी रिंग्स को हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं ना। अगर सब पे कार्बन होता तो होमो, अदरवाइज अलग अलग है तो अगर यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन की जगह कहीं नाइट्रोजन होता, कहीं कार्बन होता, तो ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटोस शुगर में क्या देखा हमने, इस पेंटोस शुगर में 5 कार्बन्स हैं, एक कार्बन रिंग के बाहर है। हर कार्बन पे देखना मैंने OH HOH HOH लगाया है, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो एक एक वैलेंसी तो फुलफिल हो ही रही है। जो 2 बची उसमें एक जगह H जुड़ गया, उसमें एक जगह OH जुड़ गया। अब आपको यहाँ तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो लास्ट चैप्टर्स में कि भाई ये जो OH और H है ना, इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी, ऊपर H और नीचे OH, बट ये इसकी अल्फा फॉर्म है। जबकि यहाँ पर डीएनए में या आरएनए में अल्फा फॉर्म नहीं बल्कि बीटा फॉर्म होती है। कौन सी शुगर की कौन सी फॉर्म होती है, बीटा। बीटा में OH ऊपर होता है, H नीचे होता है, ये इसी तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, ओके। बाकी फिर वही हर कार्बन पे HOH HOH जोड़ते गए। जो 4th कार्बन था उसमें ऑलरेडी 2 वैलेंसी तो है ही, एक पे H जोड़ दिया और एक पे कार्बन जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो 5th कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो फुलफिल हो ही रही है, 2 इस पे हाइड्रोजन लगा दो और एक OH ग्रुप लगा दो, तो इसको आप बोल सकते हो CH2OH, कैसे भी लिख लो जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये जो आपका एक मॉलिक्यूल बना बच्चों, ये जो भी कंपाउंड बना, सॉरी, ये है पेंटोस शुगर। क्या है ये, 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर, ओके। और इस शुगर का नाम है राइबोस शुगर। अब मैं उस माइन्यूट डिफरेंस की बात करती हूँ जो आरएनए को डीएनए से अलग करता है। आरएनए में जितनी भी जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर आपको ये वाला शुगर मॉलिक्यूल, शुगर कंपाउंड मिलेगा। लेकिन अगर हमें डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे ना, तो डीएनए में भी सेम ऐसी ही पेंटोस शुगर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या, ध्यान से देखना कि ये जो 2nd कार्बन पर H और OH ग्रुप है ना, इसमें से मुझे O हटा देना है। अगर मैं इस 2nd कार्बन का ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, डीऑक्सी, तो ये राइबोस शुगर की जगह क्या बन जाएगी, सेम स्ट्रक्चर, मैंने ड्रॉ नहीं किया, सेम स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ कर लो, O हटा के यहाँ पे H लिखो ओनली, तो बस उसी को आप क्या कह दोगे बच्चों, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो जो पहला डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए के मोती में होता है वो है शुगर का। आरएनए के पास कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर। डीएनए के पास कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और क्यों इसको डीऑक्सी राइबोस कहा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जरूर याद रखना, 2nd कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप हट गया, ऑक्सीजन हट गई है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि नेचर में जब इन केमिकल्स का इवोल्यूशन हो रहा था ना, तो पहले आरएनए इवॉल्व हुआ था, पहले राइबोस शुगर बनी थी, बट इस राइबोस शुगर में देखो कितने सारे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में तो फ्री रेडिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो तो उसको रिएक्टिव बनाते हैं ना। तो ये राइबोस शुगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी, है ना। नेचर को लगा यार डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल का को रखने वाला केमिकल है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस चेंजेस किए जा रहा है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए ये जो बाकी के ऑक्सीजन ग्रुप है ना, ये तो आप देखोगे बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। अभी हम देखेंगे इस पेंटोस शुगर में जितने भी ऑड कार्बन्स हैं 1 3 5 ये सब बॉन्ड्स बनाएंगे, तो बस यही एक स्कोप था कि इस ऑक्सीजन को हटा दें, तो रिंग की मेन ऑक्सीजन है, इसको तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए नेचर ने 2nd कार्बन के ऑक्सीजन को हटा दिया और जो ग्रुप जो शुगर बनी उसका नाम रख दिया डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो डीएनए को थोड़ा सा आरएनए से ज्यादा स्टेबल बनाती है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है जो 3 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक केमिकल का नाम मैंने तुम्हें बोला पेंटोस शुगर। अब तुम्हें ये भी पता है कि पेंटोस शुगर बनी है CHO की, तो तुम बिल्कुल बेसिक एलिमेंट जान गए डीएनए के, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस पेंटोस शुगर को सेंटर में बिठा दो, ठीक है। और इस पेंटोस शुगर के सबसे पहले और सबसे आखिरी कार्बन
को दो अलग अलग ग्रुप से जोड़ दो। 3 केमिकल्स को कंबाइन करना है ना, तो पेंटोज शुगर को सेंटर में बिठा दो, इसके सबसे पहले कार्बन से जोड़ दो और इसके 5th कार्बन से एक ग्रुप को और जोड़ दो, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इस शुगर के जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन पर आकर जुड़ता है एक नाइट्रोजनस बेस। कौन आके जुड़ता है? पहले कार्बन पे आके जुड़ता है एक नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं अभी बताती हूँ। और जो सबसे आखिरी कार्बन है 5th कार्बन, उस पर आकर जुड़ जाता है बच्चों एक फॉस्फेट ग्रुप। सीधी सी बात है, शुगर बैठी है सेंटर में, पहले कार्बन पे आके जुड़ा नाइट्रोजनस बेस और आखिरी कार्बन पे आके कौन जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रहेगा, NP, पहले N जुड़ा बाद में P जुड़ा, पहले कार्बन पे पहले जुड़ेगा, आखिरी कार्बन पे बाद में जुड़ेगा, एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं दोनों। पहले शुगर हमेशा किससे जुड़ेगी? एक पहले कार्बन वाले से यानी नाइट्रोजनस बेस से, और लास्ट में किससे जुड़ेगी? 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप से। अब वैलेंसी तो फ्री है नहीं, तो जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है, जब शुगर मतलब जब नाइट्रोजनस बेस यहाँ आके जुड़ता है तो क्या होता है? इस OH ग्रुप के साथ कुछ रिएक्शन करता है, और जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तब भी इस OH ग्रुप के साथ कुछ चीजें एलिमिनेट होती हैं। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया दिया है। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 3 केमिकल तुम्हें समझ में आ गए। बीच में बैठी है शुगर, पहले कार्बन पे जुड़ गया N बेस और आखिरी कार्बन पे जुड़ गया फॉस्फेट, तीनों ने मिलकर बना दिया एक मोती, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उस मोती में DNA और RNA में क्या डिफरेंस बताया मैंने तुम्हें? एक तो शुगर का डिफरेंस है। अब दूसरा डिफरेंस सुनना, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना बच्चों, इसमें कोई अंतर नहीं होता, चाहे DNA का फॉस्फेट ग्रुप देख लो, चाहे RNA का ग्रुप देख लो। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड होता है, दैट इज H3PO4, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। और इसी वजह से DNA और RNA दोनों एसिडिक होते हैं। DNA और RNA को हम न्यूक्लिक एसिड्स बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के कंपाउंड है। देखा जाए तो इनके मोती में बेस भी है, फिर हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये बेसिक है? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे इस चीज को डोमिनेट कर रहा है, तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से इनका जो फाइनल नेचर है वो एसिडिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो मैं आपको कह रही हूं कि ये जो पहले कार्बन पे N बेस जुड़ेगा ना, वो दूसरा डिफरेंस क्रिएट करेगा DNA और RNA में। पहला डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? शुगर। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो जो दूसरा डिफरेंस आएगा दोनों के स्ट्रक्चर में, वो आएगा बच्चों इस नाइट्रोजनस बेस की वजह से। ये नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कि थोड़ा बहुत याद हो तो 11th में बायोमोलिक्यूल्स में ये डायग्राम था, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना। इस डायग्राम में तुमको यहाँ पे प्यूरिन्स दिखाई थी, प्यूरिन में एडेनिन और पायरिमिडीन में यूरेसिल दिखाया था। ये प्यूरिन पायरिमिडीन क्या है बच्चों? ये प्यूरिन पायरिमिडीन ही नाइट्रोजनस बेसेस हैं। नाइट्रोजनस बेसेस आर नथिंग बट दे आर सिंपली रिंग कंपाउंड्स। जैसे आप बेंजीन वगैरह पढ़ते हो, वो तो सिर्फ कार्बन की रिंग्स होती हैं। यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लिखा वो कार्बन, और जहाँ लिखा हुआ है वो नाइट्रोजन। तो दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजनस बेस में दो कैटेगरीज की हमने? नाइट्रोजनस बेसेस अगेन 2 तरह के हैं बच्चों, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जिनमें 2 रिंग्स हैं वो प्यूरिन, जिसमें 1 रिंग है वो पायरिमिडीन। ये बात ध्यान रखना, प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती हैं, बताया था मैंने वहां पर भी बायोमोलिक्यूल्स में, और पायरिमिडीन में 1 ही रिंग होती है। ठीक है, बाकी इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, कहां पर क्या जुड़ा है, वो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सीखना, अब उस पर बेस्ड डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, पर ये तुम्हें समझ आ गया कि नाइट्रोजनस बेस एग्जैक्टली क्या है। तो तुम सोचो, एक मोती एक न्यूक्लियोटाइड, कितना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होगा। एक न्यूक्लियोटाइड अगर मुझे बनाना है तो उसके बनने की शुरुआत कैसे हुई, यहां से समझना। पहले ये एक पेंटोज शुगर दिखाई है तुमको, ये रही, ये पेंटोज शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर एडेनिन को जोड़ा, यानी एडेनिन, यानी ये दोनों रिंग्स यहां आकर अटैच हुई हैं, दोनों दोबारा बनाई नहीं है, सिर्फ एडेनिन लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब इस शुगर से पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, पहले कार्बन पे कौन जुड़ेगा? हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। तो नाइट्रोजनस बेस के जुड़ते ही बच्चों इस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। टाइड नहीं आया अभी, न्यूक्लियोसाइड एक और उलझाया हुआ टर्म है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जैसे ही इससे 5th कार्बन पे, ये 5th कार्बन है चेन के बाहर वाला, मतलब रिंग के बाहर वाला, इस 5th कार्बन पे जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, तो अब इसमें तीनों चीजें आ गई। क्या देखना जरा, अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इसमें नाइट्रोजनस बेस आ गया, और ये बीच में बैठी हुई है पेंटोज शुगर। तो जैसे ही ये 3 चीजें जुड़ी, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और N बेस, तब आप इसको कह दोगे एक मोती बन गया, यानी कि न्यूक्लियोटाइड।
समझ में आ गई बात अच्छी तरह से कि एक नाइट्रोजनस बेस शुगर पे जुड़कर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। जनरली आपको एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है कि मैम न्यूक्लियोसाइड किन दो को बोलेंगे और न्यूक्लियोटाइड किन दोनों को बोलेंगे। तो भाई शुगर तो दोनों में ही आएगी ना, शुगर तो चीफ गेस्ट है, बीच में बैठी है, पेंटोज शुगर तो आएगी ही आएगी, यस और नो। शुगर के पहले कार्बन पे किसको अटैच किया जाता है हमेशा, नाइट्रोजनस बेस को, तो पहले वाले को हमेशा पहले जोड़ दो, तो पहले जो जुड़ा वो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, और एन बेस तो जुड़ ही चुका है ना, बाद में आकर कौन जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप, तो जैसे ही फॉस्फेट जुड़ जाए आप उसको न्यूक्लियोटाइड बोल दो। क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को ऐसा बोल सकती हूँ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, हाँ, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। समझ गए अच्छी तरह से, ध्यान से सुन रहे हो एक एक बात, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ है तो सब समझ में आएगा। इधर उधर घूम रहा है दिमाग, लेक्चर तो देख रहे हैं बट दिमाग में कुछ और चल रहा है तो फिर नहीं समझ में आती ये चीजें। ठीक है, क्लियर हो गई एकदम। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, जिनमें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन होती हैं। प्यूरिन के पास 2 रिंग्स हैं, पायरिमिडीन के पास 1 रिंग है। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन में भी बच्चों फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन से देखना। प्यूरिन्स होती हैं 2, AG, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन्स के लिए आप याद रखना कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिडीन, ठीक है, सॉरी थाइमिडीन नहीं, थाइमिन, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना, ये Y है स्पेलिंग में, एक और थाइमिन तुम पढ़ते हो, एक होता है THIAMINE, ये थाइमिन बच्चों विटामिन बी में आता है, ठीक है। थाइमिन, ये वाला थाइमिन अलग है, ये वाला अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना आप लोग। नीट में एक क्वेश्चन देखा था मैंने PYQs में, उसमें ऑप्शंस में मुझे ध्यान नहीं है क्या क्वेश्चन था, बट हाँ ऑप्शंस में इस तरह की स्पेलिंग थी, तो आपको ध्यान रखना है कि थाइमिन ये तो विटामिन है और Y अगर आ रहा है तो वो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ध्यान रहेगी क्या ये बात। तो प्यूरिन्स 2 तरह की होती हैं, जिसमें से एडेनिन का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, उसी में थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देंगे 2 रिंग्स के साथ, तो गुआनिन। तो क्योंकि प्यूरिन्स में 2 रिंग होती है तो उनके सिंबल में इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। देखो तुम्हारी बुक में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम है, कहाँ गया, ये रहा। इसमें देखो प्यूरिन्स को ऐसे दिखाया है 2 रिंग से, 2 स्क्वायर थोड़ा बहुत है ना, और पायरिमिडीन को सिंगल बॉक्स से दिखाया है, क्योंकि पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है, जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, तो मैं तुम्हें बार बार कह रही हूं कि डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में मेन डिफरेंस कहां से आया, एक तो आया शुगर से, दूसरा डिफरेंस इन नाइट्रोजनस बेस से आया। क्या बेस डिफरेंस है बच्चों, कि अगर हम एक डीएनए की चेन में न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे ना, एक बात तुम समझ रहे हो क्या, कि जब मैं तुम्हें कह रही हूं कि ये वाले डायग्राम में देखो, जब मैं तुम्हें कह रही हूं कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर से एन बेस का जुड़ना, तो 5 एन बेस को मत जोड़ देना एक साथ। एन बेस 5 तरह के हो गए ना, 2 प्यूरिन 3 पायरिमिडीन, तो 5 को नहीं जोड़ देना, 5 में से कोई एक ही यहां जुड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट, तो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड हो गए। एडेनिन जुड़ सकता है, या गुआनिन जुड़ सकता है, या साइटोसिन, या यूरेसिल, या थाइमिन, ठीक है ना। तो 5 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो हमेशा तुम देखना डीएनए में तुमको मिलेगा AGCT। AGCT तो किसके न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, डीएनए के, AGCT। और आरएनए में ये तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा, इस पूरे चैप्टर में बार बार तुम पढ़ोगे कि आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होता, आरएनए में हमेशा यूरेसिल होता है। यानी जब नेचर इवॉल्व कर रही थी ना, तो नेचर ने तो पहले आरएनए ही बनाया था, अभी बताया मैंने तुम्हें, तो नेचर ने AGCU बनाए थे, आरएनए बना, पर अगेन आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, उसके रिएक्टिविटी का एक कारण था यूरेसिल। यूरेसिल थोड़ा रिएक्टिव होता है ज्यादा, तो नेचर ने जब डीएनए को इवॉल्व किया तो यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया थाइमिन से। थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है थाइमिन। थाइमिन का केमिकल नेम है देखो 5-मिथाइल यूरेसिल, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब दिखा दूंगी अभी एनसीईआरटी में। थाइमिन का केमिकल नेम क्या है, 5-मिथाइल यूरेसिल, यानी यूरेसिल का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके 5th कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या बन गया है, ये मिथाइलेशन की वजह से, इस मिथाइल ग्रुप को ऐड करने की वजह से वो थोड़ा स्टेबल हो गया है, ऐसे याद रखो तुम। तो उल्टा मत कर देना, ऐसा मत कर देना यूरेसिल इज इक्वल टू 5-मिथाइल थाइमिन, नहीं, यूरेसिल पहले बना, वो रिएक्टिव था, तो नेचर ने यूरेसिल को मॉडिफाई किया, उसके 5th कार्बन पे मिथाइलेशन करा, तो बन गया 5-मिथाइल यूरेसिल, उसी का नाम रख दिया थाइमिन, ठीक है, क्लियर है क्या।
तो ये तीनों तो कॉमन है, एजीसी तो हमेशा मिलेगा। अब एजीसी में यू है तो आरएनए का है, टी है तो वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो वैसे तो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बट अगर मैं तुमसे पूछूं डीएनए के पास कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 1 2 3 4, और आरएनए के पास कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 1 2 3 4। तो दोनों के पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। आरएनए में कभी भी थायमिन नहीं होता, डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल ओनली इन आरएनए, थायमिन ओनली इन डीएनए। दिस इज द सेकंड केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। समझ में आ गई बात? तो चेन बिल्कुल वैसे ही बनानी है, बस फर्क रखना है शुगर का और इन दोनों नाइट्रोजनस बेस का, अगर डीएनए और आरएनए की चेन अलग अलग है तो। और तीसरा डिफरेंस क्या होगा बच्चों, तुम खुद बताओ, कि जब चेन बनके तैयार हो जाएगी, अगर हम ऐसी 2 चेन्स को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा डीएनए, और अगर हम एक चेन को अकेला ही पड़े रहने देंगे तो वो कहलाएगा आरएनए। तो केमिकल बेसिस पर 3 मेन डिफरेंस हुए डीएनए और आरएनए में, जिसकी हम अलग से टेबल भी बना लेंगे कि डीएनए के पास क्या क्या है। यहां पर नहीं बनाई मैंने, आगे बनाई है एक टॉपिक में, ठीक है। अभी तो आप ऐसे याद रख लो कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यूरेसिल की जगह थायमिन है और 2 चेन्स हैं आपस में जुड़ी हुई, जबकि आरएनए के पास राइबोज शुगर है, थायमिन की जगह यूरेसिल है और एक अकेली चेन ही यूजुअली आरएनए में होती है। अगेन कुछ वायरस एक्सेप्शन होते हैं जहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है, अदरवाइज आरएनए वायरस में भी और हमारे में भी कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, समझ में आ गई क्या यहां तक की बात अच्छी तरह से आप लोगों को? तो ये मैंने आपको पहले न्यूक्लियोटाइड्स के तीनों कंपोनेंट्स बता दिए, फिर उसमें भी नाइट्रोजनस बेस जो 2 तरह के हैं उसमें याद रखना, प्यूरिन में कौन है, एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन में कौन आता है, कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ठीक है। एंड ये इसके सब टाइप्स हो गए। अब ये समझो, ये सब मैंने पहले चार्ट्स की फॉर्म में बताऊंगी तो ही आपको थ्योरी समझ में आएगी। अब ये तो हमें समझ में आ गया मैम कि भाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे बना, पर अब हमें एक चीज और समझनी है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना। बॉन्ड के नाम और समझ लो भाई, मैं तुम्हें कह रही हूं बीच में बिठा दो शुगर को, पहले कार्बन पे जोड़ दो एन बेस, आखिरी कार्बन पे जोड़ दो फॉस्फेट। तो बस बॉन्ड का नाम और समझ लो कि पहले कार्बन पर जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो पहली बात तो यहाँ से H2O ग्रुप रिमूव होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन होता है। OH इसके पास है नाइट्रोजनस बेस का H, तो H2O रिमूव होता है और ये जुड़ जाता है। जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड्स शुगर के लिए आता है, एन यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के लिए आ गया, तो बॉन्ड का नाम रख दिया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये वो मॉर्गन वाला लिंकेज नहीं है, लिंकेज का मतलब 2 चीजों का जुड़ना, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई एक न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां बनेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा मैम पहले कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, हमेशा पहले कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, है ना। ये बन गया एक न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर और एन बेस जुड़ते हैं तो क्या बनता है, रटने की जरूरत नहीं है, पहले कार्बन पे हमेशा एन बेस जुड़ता है, तो ये पहले जुड़ेगा तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है। और 5th कार्बन पे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है ना बच्चों, तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड दिखेगा तुमको, वही OH इसका रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, H2O हट जाता है और यहाँ पर आपको एक COOR एस्टर ग्रुप दिखाई देने लग जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को कह दिया एस्टर बॉन्ड। उसमें भी क्योंकि फॉस्फेट है इसलिए इसको कह दिया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। मैंने डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है मिल जाएं, बट आप इतना भी बेसिक याद रखोगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है भाई, सीधी सी बात है 5th कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऑड कार्बन्स बॉन्ड बनाने में यूज आएंगे, तो देखो पहला और 5th कार्बन तो आ गया यूज, ये 3rd कार्बन किसके लिए छोड़ा है हमने, एक मोती तो बन गया। अब ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोटाइड एक के नीचे एक अरेंज होते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड को भी तो आपस में जोड़ना है ना बच्चों एक ही चेन में, तो उनको आपस में जोड़ने में काम आएगा ये 3rd कार्बन। कैसे काम आएगा देखना कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेंगे, तो ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, शुगर, एन बेस, फॉस्फेट, तीनों कंपोनेंट्स बनाए हैं, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया ग्रीन कलर से। अब हमेशा याद रखना कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगेन यहाँ पर भी H2O का रिमूवल होता है, हर जगह जनरली डिहाइड्रेशन होता है, ओके। तो ये जो बॉन्ड बनता है
ये भी अगेन एक एस्टर बॉन्ड होता है। एक एस्टर बॉन्ड तो यहां बन गया, एक यहां बन गया। तो जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है ना, ऐसा लगेगा ना कि दो एस्टर बॉन्ड साथ में हैं। तो अगर हम इसको भी फॉस्फोएस्टर कह दें, इसको भी फॉस्फोएस्टर कह दें, तो थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। इसलिए साइंटिस्ट ने, जेनेटिसिस्ट ने इस बॉन्ड का नाम रख दिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हालांकि इस डाइएस्टर बॉन्ड का मतलब है कि इसके बनने के बाद यहां आपको दो एस्टर ग्रुप दिख रहे हैं। पर अगर इंडिविजुअली पूछें तुमसे इसका नाम क्या है एक न्यूक्लियोटाइड में, तो तुम कहोगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट अगर तुमसे पूछें दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं, तो तुम्हारा आंसर है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और इस बॉन्ड के नाम में 3-5- क्यों लगाया? ये इंडिकेट कर रहा है कि 5th कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड 3rd कार्बन और 5th कार्बन के बीच नहीं बन रहा है, ये बॉन्ड 3rd कार्बन और 5th पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बन रहा है। बट इस बॉन्ड को कहते हैं 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ गए किसके बीच में कैसे बनेगा? बस इसी तरह सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो सारे ऑड कार्बन किसी भी शुगर के 1-3-5 बॉन्ड बनाने में बिजी रहते हैं। 1st कार्बन एन बेस के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, 5th कार्बन फॉस्फेट के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा, एंड 3rd कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली 1 to 1 सुना है, समझा है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। पर एक बार इस चीज को जरूर खुद से ड्रॉ कर करके बना के देखना, तब अच्छे से दिमाग में ये चीजें बैठेंगी तुम्हारे। ठीक है, यहाँ तो इतना टाइम नहीं है क्लास में, तो मैं एक एक चीज बनवाती हूँ, ड्रॉ करवाती हूँ बच्चों से, तो उनको साथ साथ में याद हो जाता है। तो यहाँ मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ कि तुम खुद से इसको बनाकर देखोगे। अगर पहली बार पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जेनेटिक अच्छे से कमांड है तुम्हारी, तो कोई बात नहीं है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। बट अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहले कभी समझ में नहीं आया, तो जरूर से ड्रॉ करके देखना। ठीक है, सारे मोती आपस में जुड़ के बना देंगे, दो जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो तुम्हारी बुक में ये दी है क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? अब समझ में आ रही है तुम्हें कैसे बनी ये चेन? देखना जरा कैसे बनी। ये पहला न्यूक्लियोटाइड दिखाया, कैसे भी बना दो, जरूरी नहीं ऐसे सीधी चेन बनाओ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, किसी भी फॉर्म में बनाओ। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज शुगर, यस और नो? शुगर में यहां पर है बच्चों टिप पर ऑक्सीजन, ये 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th और 5th कार्बन रिंग के बाहर है। 1st कार्बन पे देखो एन बेस जुड़ा हुआ है, बॉन्ड का नाम तुम्हें समझ में आई गया, एन ग्लाइकोसाइडिक। 5th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, बॉन्ड का नाम फॉस्फोएस्टर। ठीक है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। ऐसे खूब सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते गए और न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन बन गई। जब ये लंबी पूरी जितने भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं आप जोड़ दो, आपका जितना मन हो। पर हमेशा एक बात होगी क्या बच्चों इस चेन में, जरा ध्यान से देखना कि इस चेन में अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो इसका फॉस्फेट ग्रुप तो फ्री पड़ा है, ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड ही नहीं है जुड़ने के लिए। तो इस एंड को कहते हैं 5 एंड। किसी भी चेन में जिस न्यूक्लियोटाइड, हो सकता है ये इधर होता, इधर वाला भी हो सकता था ये, पर जो चेन हमें दिखाई है उसमें ऐसा नहीं मैं कह रही कि हमेशा पहले न्यूक्लियोटाइड का ही फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, चाहे पहला चाहे आखिरी। आपको ध्यान से देखना है, जिस चेन में फॉस्फेट ग्रुप खाली रह गया है वो तो कहलाएगा 5 एंड। इसको हमेशा क्या कहते हैं? चेन का 5 एंड। ये पूरी जेनेटिक्स में काम आएगा 5-3-। तो बच्चों को पता ही नहीं था ये 5-3- क्या है। ये 5- का मतलब होता है कि यहाँ एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जिसका फॉस्फेट ग्रुप खाली पड़ा है। ठीक है, और जो भी उस चेन का ऑपोजिट एंड होगा वहां पर 3rd कार्बन खाली है, और 3rd कार्बन पे HOH होता है। OH तो 2 कार्बन का रिमूव हुआ था, 3rd पे तो चाहे RNA हो चाहे DNA हो, OH ही है ना। तो ये जो भी एक ऑपोजिट चेन का एंड, मतलब ऑपोजिट एंड होगा चेन का, उसके 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रह गया, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई नया न्यूक्लियोटाइड ही नहीं था। तो इस एंड को बोलते हैं 3 एंड ऑफ चेन। वाइस वर्सा भी हो सकते थे, मैं इस चेन को ऐसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकती हूँ कि पहला न्यूक्लियोटाइड इधर बना दूं, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इधर ले आऊं। ऐसे भी होती है चेन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पर आपको एक चेन दिख रही है 5-3, जो दूसरी चेन डीएनए में जुड़ेगी ना आमने सामने, वो ऐसे होगी 3-5, तब जुड़ पाते हैं ये आपस में, वरना नहीं जुड़ते। अगर यहाँ पर भी 5-3 चेन होती ना तो ये आपस में जुड़ ही नहीं पाते बच्चों।
क्योंकि देखो जरा थोड़ा सा इमेजिन करना कि अगर ये 5 to 3 चेन है और मैं इसकी 180 डिग्री में एक नीचे चेन बनाऊं तो ही तो नाइट्रोजनस बेस आमने सामने आएंगे ना। अगर मैं इसी के पैरेलल एक और चेन ऐसी बना दूं तो अगर यहाँ एडेनिन है तो इसका नाइट्रोजनस बेस तो बाहर जा रहा है। जब हम दो चेन्स को आपस में जोड़ेंगे ना तो हमें नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड आमने सामने, नाइट्रोजनस बेस आमने सामने आएंगे कब? जब आप इसकी एक मिरर इमेज वाली चेन इसके सामने लगाओगे, तभी तो सी के सामने, जी के सामने कोई ना कोई एन बेस आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे हम सीखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल में, जब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ तो हमें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझ में आ गया। क्या कौन कौन सी स्लाइड्स देखी हमने? पहले न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स देखे, फिर हमने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड में सारे कंपोनेंट कैसे जुड़े आपस में, फिर हमने देखा कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े, और फिर हमने देखा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाई। फटाफट इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं, पूरा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक और स्लाइड है, ये आप एक बार इसको देख लेना अच्छी तरह से। यहां पर मैंने क्या किया है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नीट में मिल जाएंगे कि जब शुगर और एन बेस आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, और जब उस पे फॉस्फेट आता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत आसान है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी में शायद पीछे बैक एक्सरसाइज में हो। तो देखो, शुगर तो कॉमन ही रहेगी, बस आरएनए की है तो राइबोस, डीएनए की है तो डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो जो भी शुगर है, जब उस पे आप एडेनिन जोड़ दोगे ना तो न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाता है एडिनोसिन। एडेनिन की जगह एडिनोसिन, कहीं एडिनोसिन लिखा हुआ है तो समझ जाना एडेनिन की बात नहीं हो रही है, एडेनिन पेंटोज शुगर पे जुड़ चुका है। ठीक है, ऐसे ही गुआनिन का नाम चेंज हो जाएगा गुआनोसिन। तो जब भी प्यूरिन्स को जोड़ रहे हो ना आप, तब तो आपको ऑसिन लगाना है सफिक्स में। अगर पायरिमिडीन को जोड़ रहे हो, अब देखो कंफ्यूजन आ जाता, वरना सेम नॉमेनक्लेचर फॉलो कर लेते। जब साइटोसिन को जोड़ा तो ऑलरेडी इसके नाम में ऑसिन है, तो फिर यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती, तो इसके नाम को चेंज कर दिया साइटिडीन, पायरिमिडीन से डीन उठा लिया, है ना। तो जब नीट में क्वेश्चन आएगा, ये तीनों ऑप्शन साथ में लिखे हुए हैं और तुमसे बोले कि न्यूक्लियोसाइड पहचानो और तुम जल्दीबाजी में टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड, ये तो एन बेस है अकेला। जब ये जुड़ेगा शुगर से तो बनेगा साइटिडीन, न्यूक्लियोसाइड तो तब बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यूरेसिल जुड़ेगा तो यूरिडीन, थाइमिन जुड़ेगा तो थाइमिडीन। तो जितने भी पायरिमिडीन है उनमें सफिक्स लगाना है एडीन, और जितने भी प्यूरिन है उनमें सफिक्स लगाना है ऑसिन, जब आप न्यूक्लियोसाइड का नामकरण कर रहे हो तो। और जब न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो बहुत सिंपल है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक एक फॉस्फेट जोड़ दो, या एसिड बन गया ना तो इसको एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, उसमें भी याद रखना कि अगर ये सारे जो मैंने नाम लिखे हैं एक तरह से ये आरएनए के रेफरेंस में लिखे हैं, अगर ये डीएनए के होते तो कैसे नाम देते हैं हम? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, इसमें तो डीऑक्सी लगाऊं नहीं क्योंकि यूरेसिल तो कभी डीएनए में होता नहीं है, डीऑक्सी थाइमिडीन। यहाँ पर भी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सब में बस डीऑक्सी लगा दो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि वो आरएनए का है या डीएनए का है। ठीक है, वो तुम नहीं भी सीखोगे तो चलेगा, तुम तो बस ये सीख लो कि न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग कैसे करते हैं और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक, क्लियर, ये जरूर से आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो सारी कथा हमने की, इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये एक पैराग्राफ में समझाया है। देख लें जरा इसको हम। स्ट्रक्चर ऑफ चेन में अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए। ये आ गया, देखो डिफरेंस क्या है शुगर में, राइबोज आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, दोनों का डायग्राम हमने देख लिया है। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ये कॉमन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन से बताए मैंने आप लोगों को? प्यूरिन्स यानी एडेनिन एंड गुआनिन, हमेशा एजी याद रखो प्यूरिन में, और पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिन यानी कट याद रखो। थाइमिन की स्पेलिंग ध्यान रखना, यहीं पर एनसीईआरटी के साइड में ये वाली विटामिन वाली स्पेलिंग भी लिख देना। Cytosine is common for both DNA and RNA and thymine is present in DNA, uracil is present in RNA. Purines तो सेम है, तो पायरिमिडीन्स में जो डिफरेंस है वो ऐसे थ्योरेटिकली बताया है, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ चार्ट से बताया है यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता कैसे है? A nitrogenous base
इज लिंक्ड टू द OH ऑफ, हमेशा OH, आपने देखा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सारे कार्बन पे OH था, वो हटा, H के साथ H2O ग्रुप हटा तो नई चीज जुड़ी, इसलिए हर जगह OH लिखा हुआ है। इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू अ, कौन सा बॉन्ड बनेगा सबसे पहले, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिससे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि यहाँ कुछ न्यूक्लियोसाइड्स के नाम दिए हैं, एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, RNA DNA, गुएनोसिन या डीऑक्सी गुएनोसिन, साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन। और अगर यूरेसिल की बात करें तो वो सिर्फ RNA में जुड़ेगा तो यूरिडिन, थायमिन सिर्फ DNA में जुड़ेगा तो डीऑक्सी थायमिडीन, है ना। व्हेन ऑफ, अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू अगेन OH ऑफ फिफ्थ कार्बन थ्रू विच बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगर DNA है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, RNA है तो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर। अब ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे भाई, 2 nucleotides are linked through which bond, very very important, 3,5 phosphodiester bond to form a dinucleotide. More such nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has, जब final chain बनेगी तो हमेशा one end has a free phosphate moiety, moiety मतलब ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5 एंड पर होगा, फिफ्थ कार्बन पे होगा, तो इसको बोलते हैं 5 एंड ऑफ शुगर, मतलब 5 एंड ऑफ चेन, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH ग्रुप एट थर्ड कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 एंड ऑफ द चेन। तो 5 एंड 3 एंड कैसे डिसाइड होता है, समझ में आ गया। द बैकबोन, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज याद रखना कि ये जो डायग्राम हमने देखा, इस डायग्राम में बच्चों आपने देखा N बेस जो है वो इस तरफ प्रोजेक्टेड है और कार्बन और फॉस्फेट एक ही डायमेंशन, मतलब एक ही पैरेलल कहेंगे या आप कहेंगे कि आप जैसे बोलते हैं ना एक ही डायमेंशन में है, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बाहर, या जब हम DNA की चेन बनाएंगे तो अगर ये एक नाइट्रोजनस बेस है तो ये दूसरा होगा, तो आप ऐसा कहते हैं कि अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। और ये जो मैं लाइन खींचती हूँ ना, ये लाइन हमेशा किसको बताती है, शुगर और फॉस्फेट को। फिर से शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, तो ऐसा बोलते हैं कि जो बैकबोन ऑफ चेन है वो तो बनती है किससे, शुगर एंड फॉस्फेट से, शुगर एंड N बेस से नहीं। न्यूक्लियोसाइड किससे बना था, देखो मिक्स मत कर देना बच्चों एग्जाम में तुम लोग। न्यूक्लियोसाइड में कौन से दो कंपोनेंट्स थे, शुगर प्लस N बेस, जबकि अगर हम बैकबोन की बात कर रहे हैं, बैकबोन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट को। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, वो जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ तो है, बट एक ही लिनियरिटी में कौन है, ये दोनों, तो इनको बैकबोन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बैकबोन ऑफ, इसको हाईलाइट करना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट and the nitrogenous bases linked to sugar moiety projected from the backbone, वो इस बैकबोन से प्रोजेक्टेड रहते हैं, उसी की लिनियरिटी में नहीं है बल्कि उससे बाहर की तरफ, मतलब बाहर या अंदर उससे अलग हटके निकले हुए हैं, ठीक है। और ये इन्होंने DNA वर्सेस RNA बता दिया, जो मैंने तुम्हें बताया कि RNA में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजीशन। कैसे भी बोलूं मैं, उल्टा बोल दिया इन्होंने कि DNA में सेकंड पोजीशन पर OH नहीं होता, RNA में सेकंड पोजीशन पर OH होता है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन, एंड व्हाट इज थायमिन बच्चों, थायमिन इज एक्चुअली 5 मिथाइल यूरेसिल। उल्टा मत कर देना, यूरेसिल को 5 मिथाइल थायमिन मत कर देना, ऐसे याद रखो, मिथाइलेशन से स्टेबिलिटी आ रही है, तो DNA ज्यादा स्टेबल है, DNA में थायमिन है तो 5 मिथाइल यूरेसिल से थायमिन बना है, विच इज द अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इसी के जस्ट बाद ये पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, बट इसके ऊपर आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, डबल हेलिक्स मॉडल, ये हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। यहाँ पर अब तो नहीं पूछते, बट आपको थोड़े पुराने PYQs में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहां तुमसे नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करवाए गए हों तो बहुत आसान है बच्चों। अगर हमें N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड निकालने हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही बॉन्ड होता है ना, तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने ही N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड निकलवाएंगे वो भी सेम होगा, बट अगर तुमसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकलवा लें
तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक डायस्टर बॉन्ड है ना, अगर किसी चेन में 100 न्यूक्लियोटाइड है तो 99 ही तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हुए। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 इन अ चेन। और अगर दोनों चेन में देखना है तो इस चेन में भी -1 करो, इस चेन में भी -1 करो, तो डबल स्टैंडर्ड के केस में -2। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि अगर एक डीएनए में 60 बेस पेयर हैं, 60 बेस पेयर हैं, तो इसका मतलब इसके पास 120 न्यूक्लियोटाइड है या नहीं। 60 बेस पेयर, 120 न्यूक्लियोटाइड, 60 यहाँ 60 यहाँ, है ना। तो क्या करें हम, 120 में से -2 कर दें तो हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिल जाएंगे। पर इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में नहीं पूछे गए हैं, तो चांसेस बहुत कम है। बाई चांस कहीं तुम्हें कोई पुराना क्वेश्चन PYQ मिले तो तुम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मजा आया आज के सेशन, बिल्कुल अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेशन के बाद एक बार मैंने आपको एक बार शायद कहा भी था कि अगर हमें कोई चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो एक बार किसी को पढ़ा देनी चाहिए, अपने किसी दोस्त को बैठा के पढ़ा दो, वो डिस्टर्ब करता है तो कुछ भी अपने सामने कोई कुछ भी रख लो, पिलो रख लो, एनीथिंग, कुछ भी जो तुमसे बात ही ना करे, तुम्हें डिस्टर्ब ही ना करे, और समझ लो कि वो मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मुझे अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर समझाना है, और उसको पूरा बोर्ड पे पेन पेंसिल से जैसे तुम्हें सही लगे उसको एक्सप्लेन कर दो। तुम देखना तुम्हारा ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट्स बना लो, अगर टाइम है तो, बना चुके हो ऑलरेडी तो दोबारा नोट्स बनाने की नीड नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो आज पढ़ा है उसे आज के आज ही रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तो कर लो, वरना अभी थोड़ा सा डीएनए कंप्लीट कर ले, उसके बाद कर लेना। ओके, गुड बाय।